I am Mahipal Swami, PhD Physics from KV2 Bikaner. Now we are going to discuss moving coil galvanometer is an instrument used for detection and measurement of small electric current. जो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट है उसको डिटेक्ट और मेज़र करने के लिए हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल की कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अगर हम बात करें इसके प्रिंसिपल की, सो इट्स वर्किंग इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट दैट when a current carrying coil is placed in uniform magnetic field, it experiences a torque. जैसे कोई करंट कैरिंग कॉइल है, ये हमने एक कॉइल कंसिडर की है, करंट कैरिंग है, और इसको हम जैसे ही किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये जो कॉइल है वो एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगी। तो ये सिंपल सा। अब हम डिस्कस करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन पार्ट। तो सबसे पहले ये जो नॉन मेटलिक केस है, this is used to avoid disturbance due to air and many other things. तो ये हमारा एक तरह से प्रोटेक्टिव शील्ड है हमारे अंदर के सेंसिटिव पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम जब आगे चलते हैं तो यहाँ पर दो लेवल स्क्रू प्रोवाइड होते हैं हमारा एपरेटस का हॉरिजॉन्टल लेवल सेट करने के लिए। इसके बाद में यहाँ पर ये दो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और इन दोनों से बीच में हम एक मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करते हैं। जैसे अगर अभी हम यहाँ बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आपको दिखाई दे रही है। इसी तरह से यहाँ पर टॉप पर एक स्क्रू प्रोवाइड होता है, इस स्क्रू को हम टॉर्शन हेड कहते हैं। एंड वन अदर स्क्रू इज प्रोवाइडेड, दिस स्क्रू इज नोन एज द टर्मिनल स्क्रू। यहाँ पर अगर हम बात करें, हमने जो कॉइल सस्पेंड करनी है, इस कॉइल का एक सिरा इस टॉर्शन हेड से कनेक्टेड होता है और इसका दूसरा एंड इस टर्मिनल स्क्रू से कनेक्टेड होता है। और यहाँ पर आपको जो ये वाला वायर आपको जो दिख रहा है, ये जो स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है, दिस इज़ नॉन एज दी फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। एंड दिस वायर इज कनेक्टेड टू आर रेक्टेंगुलर लूप PQRS. And this rectangular loop is wound over a non-magnetic metallic frame. ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ दी नॉन मैग्नेटिक मेटलिक फ्रेम, यूजुअली ब्रास का होता है, विच मे बी रेक्टेंगुलर और सर्कुलर शेप। जैसे अभी हमारा जो केस है इसमें आपको रेक्टेंगुलर शेप में फ्रेम दिख रहा है। नाउ दिस कॉइल इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ मूवेबल टॉर्शन हेड। ये जो है ये मूवेबल टॉर्शन हेड से पूरा जो कॉइल है वो सस्पेंड है। किसके थ्रू? इस फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के थ्रू। और कॉइल हमने यहाँ कंसिडर की है, इस कॉइल का दूसरा एंड इस हेयर स्प्रिंग के थ्रू हमारे इस टर्मिनल स्क्रू से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर जो फॉस्फर ब्रॉन्ज की जो स्ट्रिप है वहाँ पर एक मिरर सेटअप होता है। ये मिरर हमारे एपरेटस की रीडिंग की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है। और यहाँ पर जो दोनों एक्सट्रीम एंड है, यहाँ पर ये टॉर्शन हेड एंड दिस टर्मिनल स्क्रू इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी, जिससे हमें इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो करना है। यहाँ पर एक की भी प्रोवाइडेड होती है। तो ये हमारा सिंपल सा सेटअप है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए। और ये देखिए, जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो करते हैं तो यहाँ पर जैसे हमने की ऑन किया, की ऑन करते यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ, करंट इसमें आया, फिर यहाँ पर इस इन पूरे कॉइल से होता हुआ, यहाँ से कॉइल से होता हुआ हेयर स्प्रिंग के थ्रू और वापस हमें इस बैटरी में चला जाता है। अब यहाँ पर अभी हमने बताया, क्योंकि ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो जैसे ही इस कॉइल में से करंट फ्लो होता है तो ये एक टॉर्क फील करती है, और इस टॉर्क की वजह से इस एंड पे यहाँ फोर्स लग रहा है, इस एंड में इधर फोर्स लग रहा है, और ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो घूमना स्टार्ट कर देती है, रोटेट होना स्टार्ट करती है, क्योंकि इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले टॉपिक किया भी था। अब हम मूव करते हैं हमारी थ्योरी पोर्शन की तरफ। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि जैसे ही किसी रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, देन इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क,
and then value of that torque is tau is equals to BINA sin phi. यहाँ पर हमने ये एज्यूम किया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ है उसकी वैल्यू B है, जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज़ I, एंड हियर N इज़ द नंबर ऑफ टर्न एंड A इज़ द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगुलर कॉइल. अब हम बात करते हैं यहाँ पर साइन फाई की. यहाँ पर हमने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है तो उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक स्पेशल तरह के मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, और इन स्पेशल तरह के मैग्नेट से, इन स्पेशल मैग्नेट से हम एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं. ये दिस इज द टॉप व्यू. द प्लेन ऑफ कॉइल PQRS, जो PQRS कॉइल का जो प्लेन है, लिव्स अलोंग द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इन विचेवर पोजिशन द कॉइल कम टू द रेस्ट इन इक्विलिब्रियम. अब यहाँ पर जब हम टॉप व्यू देखते हैं तो टॉप व्यू में हम जो हमारी कॉइल है उस कॉइल का प्लेन कंसिडर कर रहे हैं. तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से, यानी इस तरह की मैग्नेट लेने से जो हमें फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ है कि जो हमारी कॉइल है उस कॉइल का प्लेन ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रहेगा हमेशा. यहाँ पे देखो हमने लिखा है ना यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ फोर्स विच एवर पोजिशन द कॉइल कम्स टू द रेस्ट इन इक्विलिब्रियम. इसका मीनिंग ये हुआ द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो. यानी हमारा जो प्लेन है वो प्लेन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है. सो वी कैन से दैट द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो. या हम इसको एक इस अलग मेथड से भी समझा सकते हैं. और द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन, जो हमने प्लेन कंसिडर किया है, अगर हम उसका नॉर्मल डायरेक्शन लें, सो द एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 90. इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं. यानी रेडियल फील्ड अप्लाई करने का मीनिंग ये हुआ कि जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, आपको याद होगा फॉर्मूला में एक तो हमने कॉस थीटा यूज़ किया था, एक हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया था उसमें साइन फाई आया है. अगर हम थीटा की बात करें तो रेडियल फील्ड का फ़ायदा ये हुआ कि थीटा अब ज़ीरो रहेगा. और अगर हम फाई की बात करें तो रेडियल फील्ड अप्लाई करने से, इस तरह की मैग्नेट लेने से फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारे फाई की वैल्यू है वो अब 90 रहेगी. सो बिकॉज फाई इज़ 90, तो ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है टो इज इक्वल्स टू BINA साइन फाई, दिस कैन बी रिटन एज टो इज इक्वल्स टू BINA साइन 90 and sin 90 is 1. So tau can be written as BINA. इक्वेशन फर्स्ट. क्योंकि इस रेक्टेंगुलर कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, इस टॉर्क की वजह से हमारी कॉइल रोटेट हुई है. सो द फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप गेट्स ट्विस्टेड. तो उसकी वजह से जो हमने फॉस्फोर ब्रॉन्ज की जो स्ट्रिप ली थी जिससे वो मिरर अटैच है, तो वो ट्विस्ट होती है और इसकी वजह से एक रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है. एंड ड्यू टू दिस रेस्टोरिंग टॉर्क कम्स इनटू प्ले. तो इससे एक रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है विच वुड ट्राई टू रिस्टोर द कोयल बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो उस कोयल को वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है. सो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, रिस्टोरिंग टॉर्क जो क्रिएट हुआ है, that is equal to the k theta. तो this is also the value of torque. इक्विलिब्रियम में यहाँ पर ये दोनों सेम है, हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, और जैसे ही हम दोनों को इक्वेट करते हैं BINA is equals to k theta and I can be written as k upon BNA multiplied by theta. This value can be written as that I is equals to g theta. Here this g is k upon BNA and this constant is known as galvanometer constant. तो ये constant है, तो इस फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं that I is proportional to theta, or we can say that theta is proportional to I. It means the deflection produced is proportional to the current flowing through the galvanometer. जैसे ही हम करंट की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, हमारे इस सेटअप में जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी. अब यहाँ पर हम सबसे पहले थोड़ा सा जो रीडिंग वाले पोर्शन की तरफ मूव करते हैं और ये एक्सप्लेन करते हैं कि रीडिंग हमें इसमें किस तरह से लेते हैं. जो हमने वहाँ पर मिरर सेट किया था, तो आपको याद होगा, तो यहाँ पर ये मिरर है
और यहाँ पर एक स्केल होता है, यहाँ लैंप होता है। इस लैंप से इस मिरर के ऊपर एक लाइट को इंसिडेंट किया जाता है, और जैसे ही लाइट इंसिडेंट करेंगे तो हमें पता है रिफ्लेक्शन से ये लाइट यहाँ पर किसी न किसी पॉइंट पे इंसिडेंट होगी। जैसे यहाँ पर हमने लाइट इंसिडेंट किया और ये लाइट जैसे मान लिया हमने यहाँ पर इंसिडेंट हुई है, तो इधर लाइट इंसिडेंट हुई है। अब हमने हमारे रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट फ्लो किया, करंट फ्लो करने से कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, टॉर्क प्रोड्यूस होने से फॉस्फोरस ब्रॉन्ज के अंदर ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, और उस ट्विस्ट से ये जो मिरर है इस मिरर में भी थोड़ा मूवमेंट होगा, और इस मूवमेंट की वजह से यहाँ पर लाइट जो आ रही थी अब वो लाइट थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाएगी और किसी दूसरे पॉइंट पे इंसिडेंट होगी। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो शिफ्ट है वो शिफ्ट नोट कर सकते हैं। अब हम गैल्वेनोमीटर के दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज़ current sensitivity. This current sensitivity can be defined as IS is equals to theta upon I. Theta upon I का मीनिंग यहाँ पे ये हुआ that it is defined as the deflection produced in the galvanometer when a unit current flows through it. यानी आप ये कह सकते हो कि यूनिट करंट से जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ है उसे ही हम करंट सेंसिटिविटी कहेंगे। सो करंट सेंसिटिविटी IS इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन आई, एंड दिस कैन बी रिटन एज NBA डिवाइड बाय K, क्योंकि अभी हमने ये फॉर्मूला लिखा था दैट I इज इक्वल्स टू G थीटा, एंड द वैल्यू ऑफ G इज सिंपली K अपॉन BNA। तो यहाँ पे अगर आप I अपॉन थीटा अपॉन आई अगर आप यहाँ फाइंड करोगे तो आप देखते हो दैट थीटा अपॉन आई इज 1 अपॉन जी। सो दिस इज द करंट सेंसिटिविटी। तो सिंपली यू कैन राइट दैट करंट सेंसिटिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अब हम हमारे एपरेटस की करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ ध्यान दें दैट इफ़ यू आर टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी देन, तो नंबर 1 अगर हम इस फॉर्मूला को देखें तो ये क्लियर है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल है। सो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करेंगे तो श्योर है हमारी करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होगी। इसी तरह से अगर हम नंबर ऑफ़ टर्न्स इंक्रीज़ करेंगे तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो नंबर ऑफ़ टर्न्स इंक्रीज़ करने से भी करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होगी। इसी तरह से हम एरिया को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर कोयल का एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो इससे भी करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होगी। और जो यहाँ पर K की वैल्यू आई है तो K को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये वो वैल्यूज़ है जिससे हम हमारे एपरेटस की करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं कि कितने स्मॉल करंट पे हमारा जो एपरेटस है वो डिफ्लेक्शन दे रहा है, वैल्यू दे रहा है, तो ये हम करंट सेंसिटिविटी होगी हमारे लिए। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, दैट इज़ वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर हम वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें VS, then it is defined as the deflection produced in the galvanometer when unit voltage is applied across the two terminal of the galvanometer. So VS can be written as theta upon V. So VS is equals to theta and V can be written as IR, and this is the NBA upon KR। यानी ये हमने किसकी वैल्यू पुट की, दिस थीटा अपॉन आई की वैल्यू पुट की, एंड थीटा अपॉन आई इज़ नथिंग बट द करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय आर। तो ये था वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो अब हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर हम जो फिजिकल क्वांटिटी गिवन है इसको देखते हैं, और अगर हम B की बात करें तो B और VS के साथ में डायरेक्ट रिलेशन है, एरिया के साथ में भी डायरेक्ट रिलेशन है। तो मतलब अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करनी है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ करना होगा, एरिया जो कॉइल का एरिया है उसको भी हमें इंक्रीज़ करना होगा, और इस K और R के साथ में इन्वर्स रिलेशन है तो हमें इन दोनों को डिक्रीज़ करना होगा। इन दोनों को डिक्रीज़ करेंगे तो उसी केस में वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होगी। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि करंट सेंसिटिविटी के केस में हमने ये कहा था कि हमें n को भी इंक्रीज़ करना है, नंबर ऑफ़ टर्न्स इंक्रीज़ करेंगे तब करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होगी। लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर आप नंबर ऑफ़ टर्न्स इंक्रीज़ करते हो तो जो रेजिस्टेंस है वो भी उसी रेशो में इंक्रीज़ होगा। तो इसलिए ध्यान रखना, जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो नंबर ऑफ़ टर्न्स पे डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ़ टर्न्स पे डिपेंड नहीं करती।
यानी आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस भी उसी रेशो में इंक्रीज होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये गलती नहीं करनी। वोल्टेज सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, लेकिन करंट सेंसिटिविटी है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है, और अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करोगे तो करंट सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होगी।